सो नाउ वी कैन स्टार्ट, है ना? तो पहले तो हम बुक शुरू करेंगे। जो इसका एक्नॉलेजमेंट का पहला पेज होता है या पहले बुक का कोई पेज होता है इसका, वो होता है कि भाई बेसिकली ग्रीटिंग्स या प्रेयर से। तो ये बोलता है ओम नमः शिवाय, द यूनिवर्स बाउ टू लॉर्ड शिवा एंड आउ बाउ टू लॉर्ड शिवा। तो फर्स्टली इससे हम शुरू करेंगे और दूसरा फिर हम कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू हो रही है 1025 वह जो साल था उसमें हमारी कहानी शुरू हो रही है। और ये कहानी शुरू हो रही है जिस चैप्टर का नाम है द लास्ट स्टैंड एट सोमनाथ। तो इस कहानी में क्या हो रहा है कि जो एक टर्किश सोल्जर है ना, वो एक आदमी को वो दो टर्किश सोल्जर एक आदमी के पीछे पड़े हुए हैं और उसको लग रहा है कि उसके हाथ में कुछ है। वो अपने हाथ में ना कुछ पकड़ के जा रहा है और छुपा रहा है उनसे कि भाई ये ना ले लो मेरे साथ, ये मेरे ये चीज़ ना ले लो आप। तो कह रहे यार, उनको लगा कि कुछ ना कुछ बढ़िया होगा ये, तो फिर इसका मतलब सोने के सिक्के और कुछ होंगे। तो उसके पीछे पड़ गए वो कि भाई अब तो इसको इसको लूटना ही है हमें। तो जब वो गए उसको लूटने के लिए, वो कह रहा है नहीं मत करो, ये मेरा गणेशा है। तो उन्होंने उसके हाथ काट दिए तो देखा तो क्या पत्थर की मूरत थी। तो उन्हें ये नहीं पता कि जो उनके लिए पत्थर है वो हमारे लिए, अगर मानो तो वो हमारे लिए बच्चा है। तो वो चीज़ थी। तो फिर उन्होंने उसको वो किया कि यार आप क्या, मतलब उसके क्या तू एक पत्थर के लिए अपनी जान दे रहा है? कह रहा है आप नहीं समझोगे ये चीज़। तो फिर उसको मार ही दिया उसने। और वहीं फिर वो चले गए टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल पे जहाँ प्लंडरिंग हो रही है लॉर्ड शिव की मूर्ति की। तो वहाँ चले गए। तो वहाँ पर एक सोमेश्वर है जो कि गुजराती मर्चेंट है, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा एक वन ऑफ द टॉप मर्चेंट्स है, वेल्दिएस्ट मर्चेंट्स है। वो ये सोच रहा है कि भगवान आप क्या कर रहे हो? आप हमारा क्यों टेस्ट ले रहे हो? क्योंकि हमेशा जब भी अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती है तो हमेशा अच्छाई जीतती है। तो ये कोई सपना है या फिर हमें अभी भी विश्वास है कि आप आओगे हमें जिताने के लिए? बट वो ये सोचता पर फिर भी उसके सामने-सामने वो जो शिवलिंग है उसको तोड़ देते हैं। और उसकी जो, मगर ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों ने ट्राई नहीं किया। वहाँ के कई राजा आए थे, जिसमें से उसका बेटा भी था ध्रुव, और एक और था जो कि वहाँ के मल्लादेव करके एक राजा था। श्रावती का एक राजा था मल्लादेव। तो वो भी गया था, जो कि वहाँ का कमांडर था। और उसका छोटा भाई था सुहेल देव, जो कि बाद में आपको पता लगेगा कहानी में कि क्या है। तो फिर वो देख-देख के वो रोए जा रहा है कि यार ये तो टूट गई, मतलब बेसिकली हमारे भगवान को इन्होंने तोड़ दिया। तो उनसे वो सहा नहीं जा रहा था। तो उसने फिर भी बोला कि यार अब तोड़ दिया है, तो फिर भी आप इसको मेरे को इनके जो अवशेष हैं, जो तो मेरे को आप लेने दो। सोमेश्वर बोलता है उसके प्राइम मिनिस्टर से, ख्वाजा हसन से, कि आप मेरे को लेने दो, चाहे जिसके बदले में आपको सोना दे दूँगा। आप हमें मार रहे हो, हमका कोई मतलब नहीं है मारने का। आप ऐसा करो ना, पैसा ले लो और हमें छोड़ दो। तो फिर कह रहा है चलो ठीक है, मैं महाराज तक ये बात पहुँचाता हूँ, जो कि था महमूद ऑफ गज़नी। उसके पास गया तो फिर वो आया कि अच्छा कौन है ये काफ़िर जो मेरे को ब्राइब दे रहा है? तो फिर उसने थप्पड़-थुप्पड़ मारे उसको और बोला कि यार जो है ना, तुम तो छक्के-वक्के हो, तुम्हारे यू आर मेंट टू बी हंटेड बाय अस मैस्कुलिन मोमेंट्स। तो तुम तो मार ही जाओगे हमसे। तो तुम्हारा, पर तुम ये याद रखना कि हमारा जो है, हम बहुत फिर भी बहुत फॉरगिविंग है। मैं तुम्हें एक पार्टिंग गिफ्ट ये दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ और एक ये टुकड़ा ले लो। तुम भी याद रखो कि हमारी दरिया-दिली क्या थी। तो इसी से ये चैप्टर खत्म होता है। और जब वो तोड़ के चले जाते हैं, फिर वो बोलता है कि यार अब वो टाइम आ गया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब इसको तो मैं छोड़ूँगा नहीं। चाहे मेरे को पूरा दिन पूरा वर्ल्ड एक करना पड़ जाए, तो मैं इसको तो नहीं छोड़ूँगा। तो फिर उसका एक दोस्त था उस टाइम पे, इकबाल, वो था, उसने बोला कि यार चल मेरे साथ, अब यहाँ पर तो क्या ही रखा है सोमनाथ में, मेरे साथ बंगाल चल, मेरा वहाँ घर है। क्योंकि वो दोनों मर्चेंट फ्रेंड्स थे कि चल थोड़े दिन वहाँ रह ले, जब थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा तो वापस आ जियो। तो फिर वो कह रहा है नहीं, हम ऐसा नहीं है, अब हम जाएँगे और इसको अब तो इसको निपटाना ही है कैसे भी करके, कुछ भी करके। तो जो इकबाल था उसका, वो बोला था कि भाई कोई एक मुस्लिम जो है ना, कभी भी अपने फ्रेंड का साइड छोड़ता नहीं है, तो मैं तेरे साथ ही चलूँगा, तू टेंशन मत ले, हम अवेंज करेंगे इसको। फिर कहानी जाती है फिर चैप्टर आता है द गोल्ड दैट ब्लेड। अब हम कहानी शिफ्ट होती है चोलापुरम में, जो कि कैपिटल है चोला एम्पायर का।
उस टाइम पे साउथ में एक बहुत बड़ा एम्पायर था राजेंद्र चोला का, जो कि बोलते हैं कि अब तक का शायद सबसे बड़ा एम्पायर है इंडिया का। तो उसका एक जनरल था नरसिम्हन, उसने उसके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था लड़ाई में जिसके बाद उसने छोड़ दिया कि भाई अब मेरे को ना अब अपने गाँव में रहने दो और मैं अपने गाँव में ही रहूँगा, मैं ये फाइटिंग छोड़ रहा हूँ। कह रहा है यार मैं तेरे को फिर राजा कह रहा है कि यार तू मेरा खास बंदा है, मैं तेरे को फाइटिंग तो छोड़ने नहीं दे सकता। तू ऐसा कर मेरे वाले शहर का कैपिटल का पुलिस का चीफ बन जा। अब मैं इतना कर सकता हूँ तेरे लिए, अब ये मगर बिल्कुल तो नहीं छोड़ने दे सकता। तो वो पुलिस चीफ बन के वो अपना राउंड-वाउंड मार रहा था और वहाँ का पुलिस का ट्रैवलिंग कर रहा था। तो मतलब ड्यूटीज़ निभा रहा था। तो उतने में वहाँ आता है हमारा गुजराती मर्चेंट कि उसने कहा यार आप तो यहाँ से नहीं हो। उतने में हमारा गुजराती मर्चेंट आता है सोमेश्वर और इकबाल। तो उसने कहा यार आप तो यहाँ से नहीं हो। तो वो कह रहा है कि हाँ, मैं गुजराती नहीं हूँ बट मैं इसी मदर इंडिया का ही हूँ, आपका ही मैं भाई हूँ। तो वो कह रहा है मेरे को आपसे हेल्प चाहिए। तो क्या हेल्प चाहिए कि भई ऐसा-ऐसा हुआ था और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ चोला एम्परर से और हम जो है वो अवेंज करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं यार आपके जो नॉर्थ में है वो भी तो इतने करेजियस बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे बहादुर राजा हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे? आप हमारे पास साउथ में क्यों आए हो? तो वो कह रहा है कि यार नॉर्थ में ना बहादुरी की कमी ना हो बट यूनिटी की ज़रूर कमी है और कोई इतना बड़ा एम्पायर नहीं है। तो इसलिए मेरे को पता है कि आप ही हो जो मेरे को वो रिवेंज या वो चीज़ दिला सकते हो। तो कह रहा है चलो ठीक है मेरे को डिटेल दे दो आप। हमारे प्लान में है ही, हम कर ही रहे हैं। हमारा प्लान चल रहा है, आप टेंशन मत लो। मेरे को थोड़ी बहुत जो आपको डिटेल है वो दे दो और आप चले जाओ, हम कर देंगे। कह रहा नहीं, आपको मतलब मैं आपके साथ ही रहूँगा क्योंकि जैसे श्री राम को भी एक स्क्विरल की वो पड़ी थी ज़रूरत पड़ी थी लंका में ब्रिज बनाने के लिए, वैसे ही मैं आपका स्क्विरल बन के रहूँगा और श्री राम ने स्क्विरल का वो नहीं देखा था, क्या नाम है वो नहीं देखी थी कि भाई वो कितना ज़्यादा पत्थर उठा पाएगा बट भी उसकी करेज देखी थी। तो उसी लिए आप मेरी करेज देखो और आप मेरे को प्लीज़ मौका दो वो करने का। और उसने फिर वो दिखाया पीस ऑफ शिवलिंग, तो फिर वो भी अपना नरसिम्हन भी पहले क्रोधित हुआ, फिर अपना उसको कहा नहीं अब तो इसको अवेंज करना ही आएगा और चला आ तू चल लेके चलता हूँ तेरे को। तो फिर वहीं पैरेलल टाइम्स में स्टोरी जाती है, चैप्टर आता है अफ़गानिस्तान में गुज़ान में। गुज़ान में ना महमूद का भाई था एक इस्माइल, उसको हाउस अरेस्ट कर रखा था। तो उसको क्या हुआ ना, उसने क्या करा चल तू हाउस अरेस्ट छोड़, तू मेरे पास वापस आ टर्की टर्की में और वहाँ का जामा मस्जिद का इमाम बन और मेरे लिए ये बोल कि मैं ही खलीफा बनने के लिए लायक हूँ। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि भाई खलीफा जो है ना पहले टाइम पे ये था कि खलीफा सिर्फ़ अरब देश के बंदे बन सकते थे। तो उसको था यार मैं तो टर्क्स हूँ, टर्क को ही अरब ने मानते नहीं। तो उसमें ये था कि भाई अ, मेरा तू यहाँ का जामा मस्जिद का इमाम बन और तू एक फ़तवा जारी कर। तो इसलिए वो अपने भाई को जिसको वो चाहता नहीं था क्योंकि जनरली क्या होता था इनमें कि भाई अगर आप सक्सेशन देखोगे तो भाई एक-दूसरे को मार ही देते थे क्योंकि भाई आपका वो ना हो क्या नाम है तख्त पे वो ना रहे आपका वो ना रहे क्लेम। तो इसलिए वो मार देते थे और इसने मगर छोड़ रखा था और उसने कहा कि चल मैं तेरे को इसलिए वापस बुला लेता हूँ, मेरा ये काम कर दे तू। तो पहले तो उसकी वाइफ़ जो कसूरी जहान थी उसने कहा यार बुला रहे हो? कह रहा हाँ, चलो ठीक है फिर इस काम के लिए तो बुला लो। तो इस काम के लिए बुला लिया। फिर वापस हमारी स्टोरी आती है चोलापुरम में। चोलापुरम में क्या हुआ फिर वो मर्चेंट को लेके गए उनके पास राजेंद्र चोला के पास कि ये ऐसा-ऐसा आया है आपसे मिलने के लिए। तो फिर उसने देखा जब उसने वो चीज़ देखी शिवलिंग देखे, शिवलिंग के टुकड़े देखे, तो फिर वो तो फूट-फूट के रोने लग गया। क्यों? क्योंकि राजेंद्र चोला जो है ना, अपने आप को ऑफ़िशियली टाइटल बोलते थे शिव चरण शेखरा, द वन हू वियर्स शिव्स फीट एट इट्स क्राउन। मतलब उसका उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई हमारा जो किंगडम है ना, वो हम बस जैसे भरत में था कि भाई अपने राम की पादुका लग के चला रहे थे, तो वो ये मानते थे कि शिव का एम्पायर है, हम बस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो वो ये माइंडसेट था उनका। तो फिर वो ये बोल रहा है कि यार मेरे को माफ़ कर दो क्योंकि मैं उस टाइम था नहीं। तो उसको वो चीज़ आ रही है कि भाई गिल्ट हो रही है कि यार उस टाइम पे मैं नहीं था क्योंकि वो वॉर लड़ने वियतनाम साइड गया हुआ था उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर आते हैं
तो फिर अब अहमदाबाद कह रहा हूँ, सॉरी, अफ़गानिस्तान में स्टोरी जाती है और स्टोरी में क्या हो रहा है कि तलीब जो है, द सेम चला, हाँ, बृहदेश्वर टेम्पल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसी में ही वो एक्चुअली मीटिंग हुई थी, पर उसी में मीटिंग हुई थी बृहदेश्वर टेम्पल में। तो हाँ, फिर अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, फिर जो इस्माइल का गवर्नर था तालिब, उसने बोला, देखो अब हम यहाँ आ गए हैं अफ़गानिस्तान में, हाँ, अब हम अफ़गानिस्तान में आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम आराम से आपस में जो है ना इनके लड़-लुड़ के और आपको राजा बना देंगे और महमूद को हम साइड कर देंगे, ठीक है? तो फिर उनकी वहाँ प्लानिंग चल रही है। फिर आती है वापस स्टोरी यहाँ पर चोलापुरम में। चोलापुरम में क्या हो रहा है, उन्होंने मीटिंग बनाई, यार मीटिंग बुलाई कि अब इस पे अटैक कैसे करें? अब आप ये बताओ, मगर इसमें अटैक कैसे करें? चलो हमें करना है, सब कुछ करना है, तो अटैक करने का होना क्या चाहिए? कैसे करें या स्ट्रैटेजी कैसे बनाएँ? तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बोली कि यार अगर हम पूरी सेना लेके लैंड से जाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सारे एम्पायर्स हैं, नहीं हो पाएगा पॉसिबल। सी से भी बड़ा मुश्किल है। तो उसके जो प्रधानमंत्री था काथीरवन, तो उसने बोला कि यार एक ऐसा प्लान बनाओ जो कि सस्टेनेबल हो। तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक 50 लोगों की फ़ौज बनाई, छोटी, एक एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। उनका ये मोटिव था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, 50 लोगों का लेते हैं और उनकी फैमिली का सारा जो है खर्चा, वो हम करेंगे उसके बाद। चाहे कुछ भी हो, मर-मुर भी जाते हैं, एक तरह से सुसाइडल मिशन ही था। अगर मर भी जाते हैं तो पूरा उनके नाम पे उन्होंने पूरी ज़मीन-वमीन लेके उनको फाइनेंशियली स्टेबल करके कि भाई अच्छा, और जो कि बहुत मोटिवेटेड फाइटर्स थे, तो उनको भेज दिया कि बेटा अब आप जाओ, और सब अपना भगवान का नाम लेके हर हर महादेव बोल के चले गए मिशन पे। तो हाँ, उसके बाद क्या था, जब हम मिशन पे गए, फिर जब वो मिशन पे गए तो शबरीमाला एक टेम्पल आता है केरला में, तो शबरीमाला एक टेम्पल आता है केरला में, वहाँ पर क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो उन पे एक, क्योंकि चोला की ना और चालुक्य की एक पुरानी दुश्मनी है। एक पीछे काफ़ी वॉर भी हुई थी बड़ी, जिसमें ना चोला ने चालुक्यस को डिफीट कर दिया था, और नरसिम्हन जो था, क्योंकि वो जनरल था वहाँ पर, तो उसने बहुत ही फियरलेसली लड़ाई करके उसको वो कर दिया था। बहुत ही मर्सिलेसली मारा था, क्योंकि फाइट में तो आपको मारना ही पड़ता है। तो उसी का बदला जो है ना, एक्चुअली वो इतना फ़ियर्ड था, जैसे एक टाइम पे पंजाब में हनी सिंह नलवा का नाम था, ऐसे ही इस टाइम पे वो था, क्या नाम है, नरसिम्हन का नाम था उस टाइम पे। बट लोग का क्या था, लोग को उसको रिवेंज भी लेना था। तो वहाँ पर जब वो जा रहा था केरला में, तो कहीं चालुक्य को पता लग गया कि यार ये आए हैं। तो उन्होंने क्या करा, 15-16 लोग जो हैं वो उसके पीछे पड़ गए और मारने लग गए कि भाई चलो अब इसको निपटाते हैं। बट वो जनरल था, उसने देख लिया और उसने सबको निपटा दिया। 15-16 लोग थे। बट उस फाइटिंग के दौरान उसको एक वो लग गया, तीर लग गया। तो जब तीर लग गया तो उस तीर में था पॉइज़न, जो कि एक ऐसा इंटॉक्सिकेशन था जो कि स्पेशली चालुक्यस ने बनाया था, और उसका तोड़ भी सिर्फ़ चालुक्य के पास ही था। तो उससे क्या हुआ कि उसको थोड़ा-सा एक फाइटिंग में दिक्कत आने लगी, और वो बहुत बहुत हट्टा-कट्टा बंदा था, बट वो काफ़ी वो हो गया, पैरालाइज़ सा हो गया। उसको काफ़ी फिर वो गए शबरीमल, जो केरला में जो था, एक जगह पे गए जहाँ पर अमल करके था, वो बेसिकली मुस्लिम थे, बट उनका ये था, वो फॉलोअर्स थे लॉर्ड अयप्पा के। जैसे बोहरा मुस्लिम्स होते हैं, उनमें क्या है, टू फेथ में मानते हैं वो। हिंदुइज़्म में भी मानते हैं और मुस्लिम में भी मानते हैं। तो ऐसे ही वो थे कि भाई वो लॉर्ड अयप्पा में ही मानते थे, और लॉर्ड अयप्पा में थे बेसिकली कार्तिक जो था वो बेसिकली लॉर्ड शिव का बेटा ही था। तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि उनके फादर को मारा है तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। तो वो भी कह रहे कि हम भी आपके साथ चलेंगे, बट पहले उन्होंने थोड़ी बहुत सर्जरी-वर्जरी करके जो भी तीर के जो भी छोटे-छोटे मैक्सिमम टुकड़े निकाल सकते थे, निकाल दिए। उसके बाद से थोड़ा उसे रिलीफ आया। तो वहाँ पर क्या हुआ, और फिर आती है स्टोरी वापस अफ़गानिस्तान में। उसमें क्या हुआ कि भई पहले जब उसकी रानी थी नौहरी जहान, उसको पता था यार ये बंदा ना, जो इसका भाई आया है इस्माइल, ये थोड़ा खतरनाक सा है, इसको ऐसा चैलेंज दे देते हैं कि ये पूरा ना कर पाए। तो उसने बोला कि भाई ऐसा करो आप, जो जामा मस्जिद है ना वो 6 महीने में पूरा करके दिखाओ। अगर आपको इतना ही लॉयल्टी शो करनी है तो आप 6 महीने में पूरा करके दिखाओ। तो फिर उसको फँसा दिया बेसिकली। तो वो बेचारा फँस गया। तो जब वो फँसा, तो उसने क्या करा कि भाई एक मीटिंग बुलाई वहाँ की काउंसिल की। ठीक है भाई, अब तो तूने फँसा दिया मेरे को। तो उसने पूरे कच्चे चिट्ठे निकाले। अच्छा यार, इसमें तो ये करप्शन हो रखा है, ये करप्शन हो रखा है, ये करप्शन हो रखा है, ये करप्शन हो रखा है।
तो सारे वहाँ के जो नेता थे, पहले तो उस पे हँस रहे थे कि यार ये तो बच्चा मारा गया, ये तो करेगा नहीं 6 महीने में कैसे बना पाएगा? पिछली बार वाला भी इसीलिए मरा था और ये भी इसलिए मरेगा। तो उसने कहा चलो ठीक है यार, मैं तो मरूँगा बट तुम्हारे तुम्हारे करप्शन के तुम मेरे से पहले मरोगे। तो फिर कह रहा है कि अगर नहीं बताना करप्शन के केस तो तुम सारे जो है अपनी सा अपना सारा पैसा, सारा लेबर मेरे को दो और कैसे भी करके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तो उन्होंने सब कुछ दे के लगा दिया इस पे, चल ठीक है भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। फिर आते हैं हम वापस इंडिया में। हाँ, तो फिर इंडिया में जो आ रहे हैं, हाँ, तो फिर अब उनका क्या था, अब क्या था कि भई उन्होंने सोच लिया कि यार अब हमें निकलना है। तो पहले तो सोचा कि यार नरसिम्हन जी को ना हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं, फिर निकलते हैं। फिर वो कह रहे हैं नहीं यार मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाला, तो मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। मेरी बॉडी मैं मैनेज कर लूँगा, अगर मरूँगा भी तो रास्ते में मर जाऊँगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। तो फिर वो कह रहा है चलो ठीक है कोई नहीं चल लो, तो कैसे भी वो करके चला गया। तो फिर उनकी बोट गई वहाँ पर कि भाई चलो चलते हैं, अब नाव में गए। फिर जैसे वो नाव में गए ना, उसको ये पता था कि चाणक्य ने मरते-मरते ना, एक चाणक्य ने ये बता दिया था कि हमने अरब के मर्cenaries को हायर किया है आपको मारने के लिए, तो हो सकता है वो बीच रास्ते में मिल जाए आपको, और वो मिले भी। तो वहाँ यहाँ से हमारी 50 की टुकड़ी प्लस सोमेश्वर और इकबाल थे, और वहाँ से वो अरब आ गए। तो टर्क्स टर्क्स आ गए, उनकी शिप मिल गई उसको। तो उन्होंने बोला यार क्या करें? पहले तो उन्होंने कोशिश करी कि हम मिस्ट में छुप जाते हैं, बट वो मिस्ट में छुप नहीं पाए और कहीं न कहीं वो पकड़े गए। फिर उन्होंने कहा यार अब तो फिर या तो लड़ते-लड़ते मरो। फिर अमल जो है उसने बोला कि यार उसका एक भाई है अंसार, वो और 1-2 लोग और जो हैं वो छोटी बोट बना के पीछे से हमला करेंगे। तो क्या हुआ कि जो टर्क्स जो अरब्स थे, तो वो एक बोट के साथ जो मेन बोट है उसके पे आए, और मतलब 5-7 लोग उस पे आए और तलाशी लेने लगे, और वो उनसे सलमान जो था हमारा इकबाल, वो बात करने लगा उनसे कि यार हाँ, ऐसा-ऐसा है, अभी हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, हम जा रहे हैं अभी उस पे मक्का मदीना के उस पे। और पीछे से क्या हुआ, जो नीचे से अंसार जो था अजमल का, अमाल का भाई, अमाल बेसिकली लड़की है जो कि बहुत ही बेसिकली प्रोफिशिएंट है मेडिसिन में और फाइटिंग में। तो फिर वो वहाँ से वो नीचे से उसने क्या करा, बोट का छेद कर दिया और वो उनकी बोट सिंक हो गई, और यहाँ पर जो 5-7 लोग थे इस बोट पे, इनको इनको निपटा दिया। तो पर इस रास्ते में, मगर उसको वो बच नहीं पाया अंसार। पर ये था कि उसने सैक्रिफाइस कर दिया, बट मिशन जो है वो चलता रहा, मिशन चलता रहा। तो फिर मिशन चलते-चलते फिर वो पहुँच गए खुद अफ़गानिस्तान में। उनका बोट पहुँच गया अफ़गानिस्तान में। तो जब अफ़गानिस्तान में उनका बोट पहुँचा, तो क्या था कि जो गुजराती मर्चेंट है, उन्होंने पहले तो जैसे कस्टम क्लियरेंस होता है, तो वो करा कि भाई हाँ, कैसा-कैसा क्या है? इन्होंने कहा कि हाँ, हम ये हैं, अभी हम ये कन्वर्ट हुए हैं और अभी हम यहाँ से आ रहे हैं उस पे। आई होप यू आर अच्छा हाँ, तो हाँ, तो तो हाँ, तो अभी हम ऐसा-ऐसा है, तो अभी हम वो आ रहे हैं इस पे, मैं खुद भूल गया कहाँ था। हाँ, तो अभी हम गुजराती हाँ, मर्चेंट। गुजराती मर्चेंट पे थे। तो गुजराती मर्चेंट कस्टम क्लियरेंस करवा रहा, तो वो पूछ रहा कि भाई हाँ, ये ऐसा ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो सोमेश्वर जी कह रहा कि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट तो पैसा होता है, आप चलो हम साइड में सेटिंग करते हैं। तो वो सेटिंग करके ले गया उनको कि चलो ठीक है यार, चलते हैं हम। तो फिर वो करते-करते उनका एक पुराना एक वो था, मतलब फ्रेंड कह लो या मर्चेंट फ्रेंड कह लो, फिरदौस, उनके पास चले गए वो। तो इन मीनवाइल क्या हुआ, मीनवाइल वहाँ पर क्या हो गया, जब वो इस्माइल अपनी जामा मस्जिद बना रहा था, जो उसके काफ़ी उसके पास रिसोर्सेज़ भी आ गए थे और उसको लेबर भी मिल गया था। मीनवाइल क्या हुआ, जो उनकी क्वीन थी कस्तूरी जहान, उसने क्या करा कि एक मतलब किसी को, मतलब वहाँ के बंदों को ना कैसे भी करके रिहा कर दिया। कुछ 100 डेढ़ 100 सवा 100 बंदे रिहा हो गए, और नाम आया इस्माइल पे कि भाई क्या चक्कर है, तेरे कस्टडी से कैसे रिहा हो गए? तो महमूद कह रहा है इसको निपटाओ, फिर इस्माइल कह रहा है यार ऐसा नहीं है, कोई ना कोई अंदर का बंदा इन्वॉल्व्ड है पक्का। तो उसको पता था कि रानी इन्वॉल्व्ड है, तो उसने बोला कि भई क्या बताऊँ तेरा नाम? कह रहा नहीं, नहीं छोड़, क्या करेगा बता के, हम क्या चाहिए तेरे को? तो उन्होंने क्या करा कि रानी ने उसको मरने से बचा लिया, और उसने रानी का नाम नहीं बताया कि, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ़ भी नहीं था।
तो मगर उसने बोला कि आप एक टुकड़ी भेजो 40-50 लोगों की और वो बताएगी आपको कि सच क्या है। जो गए हैं ना बंदे उसको पकड़ो और आप पकड़ के वापस लाओ और बताओ। उसमें एक लड़की भी थी यहीदी करके जो कि ज्यूइश लड़की थी जो कि अ, इसके साथ ही रिहा हो गई थी और इस्माइल जो है बेसिकली वो उसको एज़ अ प्रोस्टिट्यूट रखता था और फेवरेट प्रोस्टिट्यूट रखता था। वो चाह रहा था कि भाई चाहे और कोई मरे ना मरे, इसको ज़रूर वापस ले आइयो। और एक और कहानी में पात्र है फ़याज़ मलिक करके है। वो एक्चुअली क्या है कि वो महमूद का एक तरह से बॉयफ्रेंड लवर है। तो वो जो है और एक्सीडेंटली वो इस्माइल का बेटा भी है, बास्टर्ड बेटा। तो जब उसे पता लगा कि बाप पे आई है मुसीबत तो कह रहा टेंशन मत लो, मैं करता हूँ सॉल्व आपकी और आप मेरे बाप हो, आपको पता नहीं है ये वो। उसको याद नहीं था कि मलिक जो है उसका बेटा है, बट मलिक कह रहा नहीं, नहीं आप मेरे बाप हो, याद रखो मेरी माँ ऐसी थी, ये थी, वो थी। तो कह रहा हाँ, 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 अच्छा मेरे को याद आ गया, अब तो तू मेरी हेल्प कर चल। तो फिर वो वहाँ पर गया हेल्प करने के लिए कि चलो ठीक है मैं करता हूँ कुछ। तो फिर वो क्या हुआ फिर फिरदौस के यहाँ नरसिम्हन की टुकड़ी आ गई और एक्सीडेंटली वो जो 100 लोग थे वो भी आ गए। चलो अब जो 50 लोग थे जो अरब के जो 50 लोग थे अफ़गानिस्तान के उसको ये था कि यार 100 लोग जो हैं वो भी निहत्थे, उनको तो हम आराम से ही स्लॉटर कर देंगे, टेंशन नहीं है। बट अब उनके साथ मिल गए थे ये 50 हमारे जो अपनी योद्धा की यूनिट है। तो उन्होंने कहा यार अब उसको आने दो, अब उसको हम निपटते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको एम्बुश बना के उन्हीं को ही पेल दिया सबको। सबको मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। तो तो जब उनको फिर कर दिया, मगर इस दौरान में क्या हुआ कि फिरदौस जो है वो मारा गया और सोमेश्वर भी मारा गया। सोमेश्वर भी मारा गया बट मरने से पहले ना उसका बेटा जो कि देव देव जो कि पहले सोमनाथ को बचाने गया था, उसे लगा वो मर गया उस लड़ाई में, बट वो स्लेव बन के वहाँ चला गया था। वो मरने से पहले उसको मिल गया। उसने कहा भगवान आप धन्य हो, आपने मेरे को क्योंकि उसकी लाइफ में और कोई था नहीं, तो भगवान ने उसको मरने से पहले उसका मतलब उसको बच्चों को दिखा दिया और उसको होप दे दी, कि यार ठीक है अब भगवान ने मेरा बच्चा बचा लिया, तो उसको कहीं न कहीं एक विश्वास आ गया और थैंक यू भी बोला उसने भगवान को कि यार आपने इतनी मेरी हेल्प करी, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। बट जैसे वो और बात कर पाता, उसी दौरान हाँ, एनी सन देव हाँ, तो वो देव जो था वो बेटा था पर ये 2 मिल पाते, ज़्यादा बात कर पाते, पर इस लड़ाई के दौरान सोमेश्वर की डेथ हो गई, पर उसका बेटा उसको ज़रूर मिल गया मरने से पहले। तो वो उसके लिए एक सुखद डेथ थी, एक तरह से कह सकते हैं हम। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने मैसेकर कर दिया, अब उनका टारगेट था कि जाना है, उसको निपटाना है, महमूद ऑफ गज़नी को। फिर क्या हुआ कि तलिब आया, तलिब जो कि इस्माइल का वो था, उसने कहा कि यार दुश्मन का दोस्त मेरा दोस्त होता है, तुम्हें महमूद को मारना है, मैं भी महमूद को मारने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, बट तुम्हें इस्माइल को उसी मतलब उसके बाद इस्माइल जो है वो बन जाएगा, क्या नाम है एम्परर बन जाएगा। तो फिर उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, मैं तुम्हें छुपाता हूँ। तो वो उसके लेके गया, उन अपनी यूनिट्स को, 50 लोगों को, उसने कोई छुपाया-वुपाया महल-वहल में और फिर उसको पकड़ जाके शॉक हुआ कि इस्माइल जो है ना, उसको तो हथकड़ी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि नूरजहां ने ये प्रूव कर दिया कि वो जो है महमूद को मारने की ट्राई कर रहा था। इस्माइल पकड़ा गया, अब उसका मालिक पकड़ा गया, तो वो तो भैया इधर-उधर इधर-उधर घूमते फिरे कि क्या चल रहा है, अब कहाँ मैं जाऊँ, कैसे करूँ? तो वो मलिक रियाज़ के पास गया कि यार तेरा बाप है तो तू सँभाल कुछ, हेल्प कर मेरी। तो कह रहा है, "हाँ यार तू टेंशन मत ले, मेरा बाप है मैं कुछ नहीं होने दूँगा, पर तू मेरे से कुछ छुपा रहा है, तू मेरे को सच-सच बता क्या है?" तो उसने पूरी सच बताई कि यार ऐसा-ऐसा सिस्टम है महमूद को मारने के लिए मैं लाया हूँ, अगर आप मतलब तुम्हारे बाप को बचाना तो एक ही तरीका है, महमूद को मारना पड़ेगा। तो कह रहा है कोई बात नहीं, मैं महमूद को मरवा दूँगा, मैं अपने बाप के बचाने के लिए तू टेंशन मत ले। तो उसने पूरी कहानी बताई, सारी चीज़ कि ये कहानी है, ऐसा-ऐसा है और ये ऐसे-ऐसे मैंने यहाँ कर कैद कर रखे हैं। तो उसको ये था कि भाई वो मारने जाएँगे इसको महमूद को और वो महल में ही मर जाएँगे। तो इस्माइल भी बन जाएगा किंग, वो आपस में मर जाएँगे, तो उनकी चाँदी हो जाएगी। तो फिर मलिक रियाज़ ने कहा चलो ठीक है भाई, करते हैं कुछ अब इसका। तो फिर कहानी आती है क्लाइमेक्स पे हमारे कि कहीं काफ़ी दिन हो गए, शिवरात्रि का दिन आ गया। शिवरात्रि वाले दिन क्या हुआ कि क्योंकि अ, रात में काफ़ी अंधेरा होता है, तो और उस टाइम पे वो खलीफ़ा बन गया था।
शिवरात्रि से 1 दिन पहले उन्होंने क्या करा, एक एक सेरेमनी करी कि भाई अब से ये खलीफा है, और अगले दिन उसके बाप को वो मारने वाला था। कह रहा बाप टेंशन मत ले, अभी पूरी रात है, मैं इस रात में निपटा दूँगा इसको, टेंशन मत ले तू। तो तो फिर वो हाँ, तो फिर वो रात हुई, सब थोड़ा-सा जो सिपाही-विपाही थे, थोड़ा ड्रिंक-व्रंक होके बैठे हुए थे। तो फिर उन्हें पता लगा कि जो सिपाही हैं ना, वो सारे सिपाही हमारे वाले सिपाही से बदल दिए हैं, और इसमें हेल्प करी है कस्तूरी कसूरी जहान ने उसकी। कसूरी जहान जो है वो एक्चुअली एक कश्मीरी वुमन थी, जिसको वो फ़ोर्सफुली लेके चला गया था, और उस हस्बैंड उसका हस्बैंड था फिरदौस, जो कि उसको ढूँढने के लिए इतनी दूर आया था अफ़गानिस्तान, और एज़ अ ट्रेडर रह रहा था, और वो मौके का वेट कर रहा था कि कोई आए और कोई इसको मारे और मैं अपनी वाइफ़ से वापस मिल पाऊँ। तो जब फिरदौस मर गया था, तो उसको था कि यार अब तो मैं इसके साथ जा नहीं पाऊँगी, तो अब कैसे भी करके मेरे को करना है, इसको यहीं पर ही मारना पड़ेगा। पर इन्होंने क्या करा, इ इसने क्या करा, कस्तूरी ने खुद की भी अपनी डेथ अरेंज करवा दी। उसका ये था कि यार अगर मैं भाग जाऊँगी ना, तो ये जो टर्क्स हैं, ये आएँगे, वापस कश्मीर में आएँगे, और अ, वापस कहीं न कहीं इंडियंस को परेशान करेंगे और मारेंगे। तो उसने बोला कि ऐसा नहीं होने दूँगी, मैं क्या करूँगी, जब इनको ये लगेगा कि इनकी रानी को मार दिया, तो क्या करेंगे ये कि आपस में लड़ेंगे, और ये इनफाइटिंग है ना, ये इनको हमारे आने से रोकेगी। तो इसने क्या करा, ऐसी स्ट्रैटेजी चली कि सारे गार्ड्स बदल दिए, और खुद सुसाइड मिशन में चली गई, खुद सुसाइड कर लिया एक तरह से, और अ पर जो मतलब गार्ड चूँकि उसमें पहुँच गए थे महल में, तो उन्होंने नरसिम्मन की उससे हाँ, फ 50 धुरंधर गढ़ पहुँच गए थे। उसमें से एक फ़ियर्स फाइटर था नरसिम्मन, वो जो है वो वहाँ आया। पहले वो थोड़ा धुत पड़ा हुआ था बेसिकली महमूद ना नशे में। तो उसने कहा यार मैं ऐसे तो नहीं मारूँगा, थोड़ा उसको उठने दे। तो जब वो थोड़ा उठने लगा ना, फिर उसने कहा कि अच्छा याद आया तेरे को? तो उसको लगा यार इंडियन-विंडियन कहाँ क्या कुछ कर देगा। जैसे उसने बोला था बहुत डरपोक कौम है। तो उसने कहा अभी तेरे को बताता हूँ कौन क्या है। तो फिर उसने इसको तगड़ा, क्योंकि उसके आगे वो फाइटिंग स्किल के आगे महमूद भी कुछ नहीं था, तो उसने अच्छे से पेल दिया उसको और मार दिया। मतलब बहुत ही बुरी मौत मतलब करके मार दिया, और इसमें वापसी में उसकी हेल्प करी, वापस निकलने में मलिक रियाज़ ने। अब उसने भी क्यों हेल्प करी? उसने और मलिक रियाज़ और नूरजहाँ ने मिलके प्लान बनाया था ये उसको मारने का। नूरजहाँ का तो ये था कि भाई क्योंकि वो फ़ोर्सफुली किडनैप करके ले आया था और उसको रिवेंज करना था, और वो मर भी इसलिए गई क्योंकि उसको इनफाइटिंग करानी थी। मलिक रियाज़ का क्या था, उसको इसलिए मरवाना था क्योंकि उसके बाद उसने अपने बाप को मारा। क्यों? क्योंकि उसने बाप ने उसकी माँ को बहुत टॉर्चर किया था और बहुत ब्रूटली एज़ अ प्रोस्टिट्यूट यूज़ करा था। तो उसको ये था कि तेरे को याद आया, याद आया, याद आया। तो उसके अंदर से ये भरा हुआ था कि यार मेरे को तो बदला लेना है इससे अच्छे से। तो फिर उसने एंड टाइम पे जब उसका समय सही था, तो उसने उसको अच्छे से मारा उसको, और बदला लिया काफ़ी उस मतलब अपने बाप को भी मार दिया, और फिर वो अपना लाहौर चला गया। सबको ये लगा कि भाई आपस में मर-मुर के मर गए ये मर गए आपस में लड़-लुड़ के, और फाइटिंग इन फाइटिंग शुरू हो गई। और इसलिए और यहाँ फिर वो अपना बाहर अपना इंडिया आ गए। इसी दौरान क्या हुआ, जो सुहेल देव था, सुहेल देव क्या था, यहाँ तो उन्होंने इस महमूद ऑफ गज़नी को मार दिया जो कि मेन एम्परर था। और सुहेल देव जो कि इंडिया में लड़ रहा था, इसी दौरान पे उसने साल मसुंदर होता है, वहाँ के उसको मार दिया, और जो यहाँ इसकी जो एक सिरे थी इंडियन ब्रांच जो थी ना, इंडियन ब्रांच में जो हेड कर रहा था उसका नेफ्यू, उसने इसको टपका दिया। और ऐसे टपकाया क्योंकि इनमें क्या होता है, आप जल जल के नहीं मर सकते। अगर आप जल के मरोगे ना, तो इसका मतलब आप दोज़ख में जाओगे, हेल में जाओगे। तो उन्होंने ऐसा मारा कि भई उसका ऐसा खौफ रहा कि कहते हैं कि उसके बाद 300 सालों तक, जैसे ये घटना हुई थी लगभग 1050 के आस-पास या 1025 में। उसके बाद जब दोबारा इन्वेशन हुआ वो 1200 के आस-पास हुआ था। तो 200 250 साल तक कोई आया नहीं था हमारे उस पे करने के लिए। तो वो यही बोल रहा था कि यार फिर वो आ गए, सब अपना घर आ गए। ब बात ये हो रही थी कि यार फिर हम वो बात हुई कि यार ये हमेशा ना मतलब ये जीत क्यों जाएँगे? फिर यार एक मतलब उनकी मीटिंग हुई एंड में कि यार ये जीत क्यों जाएँगे? ये मतलब ये क्यों जीतते हैं? ये क्यों जीते हमसे? तो उन्होंने ये बोला कि यार ये हमसे इसलिए जीते क्योंकि ना कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास धर्म हमारे पास नहीं था, या फिर वैलर की या बहादुरी की कमी थी। उनका शत्रुबोध हमसे ज़्यादा था, शत्रुबोध हमसे ज़्यादा अच्छा था। कैसे? उनकी माइंडसेट क्लियर था कि यार कोई भी अगर लड़ने आएगा ना, तो पहले
नॉन मुस्लिम जो है वो पहली आपकी प्रायोरिटी है, पहले उसको निपटाना है, उसके बाद आपस में हम लड़ते-भिड़ते रहेंगे। तो वो जीते इसलिए क्योंकि उनका शत्रुबोध हमसे बहुत अच्छा था, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमी जो है वो हमसे अच्छी थी। तो उसी के लिए उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया है यहाँ पर कि भाई आप आप आओ तो फिर आप इसको विज़िट कर पाओ। यहाँ कोई साउथ में टेम्पल है, तो उसमें कुछ ये लिखा हुआ है इसके बारे में। तो फिर वो गए और फिर वापस स्थापना करी सोमनाथ में। बट सोमनाथ में ना एक्चुअल उसकी स्थापना नहीं करी उन्होंने, एक्चुअल जो टूटा था उसको उन्होंने रिपेयर नहीं करा या उसको रिपेयर गोल्ड उससे नहीं करा। क्यों? तो उसने बोला भाई उस टाइम पे शंकराचार्य से कि यार आप कर दो उसमें, अब तो हो गया, अब थोड़ी ना कोई वापस आने वाला है, अब हम इकट्ठे हैं, टेंशन मत लो। कह रहा तुम अभी कुछ इकट्ठे नहीं हो, अभी और अभी और इस धरती पे आएँगी आपदाएँ, विपदाएँ और आएँगी और बहुत अभी प पत्थर-वत्थर टूटेंगे, तो इसको कहीं सेफ जगह पे छुपा दिया, जो मेन था आई थिंक। अ, तो उसने कहा यार अभी तो बहुत चीज़ें आएँगी और अभी आने वाले 1 साल 1000 साल जो है ना, आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा और ऐसी-ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते और वो कहेगा ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा जब तक रामलला वापस अपने उसमें नहीं आ जाएँगे टेम्पल में नहीं आ जाएँगे। रामलला टेम्पल में नहीं आ जाएगा मतलब कोई वहाँ से उनको निकालेगा? मतलब उस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार वहाँ से उनको कोई डिस्प्लेस भी कर सकता है। तो कह रहा हाँ, तो ये बुक यही रिमाइंड कराती है कि भाई अब वो टाइम आ गया है यूनाइट होने का और तो कुछ नहीं है। इट्स द टाइम टू धरना तो इट्स द टाइम फॉर धर्मा टू राइज, गेट टू वर्क। ओम नमः शिवाय, द यूनिवर्स बाउ टू लॉर्ड शिवा एंड आई बाउ टू लॉर्ड शिवा। बस इसी का था आज। थैंक यू सो मच गाइस। ये था। Amazing. बस Would you like to share with? हाँ, हर हर महादेव एवरीवन। तो बस यही था और तो कुछ नहीं। बहुत ही बढ़िया book review. And I would request everyone first to turn on the camera, and then we'll discuss more. शेर सर, प्रमिला जी, श्वेता जी, राधना, अमी जी. हेलो। I hope everyone knows Mohit ji. So Mohit ji is in our group as well, but he is a very good friend of Kamal sir, Varnika. तो वो उस ग्रुप के हैं एंड फाइनली खाता खुल चुका है बुक रिव्यूज का, सो मोर टू कम. अब मैं उनको कहूंगी कि संडे का भी एक बुक रिव्यू लीजिए, कम्युनिटी रीडिंग लीजिए. सो यस, let's first take a selfie and then we can. Ready everyone? Smile. थैंक यू. यस सर, आपने ले लिया? ओके, थैंक यू. सो यस, हर हर महादेव. बहुत ही बढ़िया बुक रिव्यू. एंड एज यू सेड, ये चीज दो बार हो गई कि एक तो कि हिंदूज बहुत वीक होते हैं, ये अभी धुरंधर में भी सुन के आ रही हूँ मैं. हाँ, हाँ। ये चोला टाइगर्स में भी वो हो गया. तो यस, एंड देन द रिवेंज. एंड द चोलास वर अ माइटी एम्पायर. लाइक वो कहाँ तक था उनका? सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, वहां तक, मतलब कंबोडिया, अंकोर वाट, दे वर एबल टू ट्रैवल and travel the Hinduism with them. So they were ferocious in their navy. तो बहुत ही अच्छे राजा एंड राजेंद्र चोलास, आई थिंक वन ऑफ द फियर्सेस्ट वॉरियर्स ऑफ द सेंचुरी, ऑफ द नॉट द सेंचुरी, ऑफ द वर्ल्ड. मतलब इतने अच्छे थे. एंड उनपे ये बुक लिखना, एंड देन हाउ आर दे एवेंजिंग. बिकॉज एवरी टाइम हम क्या सुनते हैं कि सोमनाथ को 17 बार डिस्ट्रॉय किया गया, सोमनाथ हर बार टूटा एंड हर बार रिजरेक्ट हुआ. But we never read about the story of revenge of Somnath, and it is so satisfying. मतलब वो कि महमूद गजनी को फाइनली मार डाला. दिस इज so good to listen to, good to read. And I think Veenu ji अगर होती तो she would have told much more about the शिवलिंग, because it's a magnetic, I don't know, its properties are such कि वो यस, उसका यस, magnetic energy मैग्नेटिक। है.
हाँ, एक आधा पॉइंट रह गया इसमें कि जब वो मिला था ना, जब वो मिले थे आपस में 100 लोग थे, तो उसमें एक चालुक्य का राजा था, चालुक्य का प्रिंस था। तो उसने जो है ना, वो शिवलिंग की वजह से ही उसका जो रिमेनिंग पॉइजन था वो निकाला था। तो Yes. अच्छा था, मतलब वो एक पॉइंट था कि वो, मतलब आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करी तो वो Yes. जी। And अभी ऐसा कहा जाता है that this शिवलिंग is now being combined by श्री श्री रविशंकर जी. So ऐसा भी कुछ एक, I don't know is it true or not, कि कोई एक संत आएगा जो शंकर जैसा रहेगा, who will travel from world to world and then combine this, and it will, he will do the sthapna, establish the shivling there, so like that. I don't know much about it, but yes, and it was a beautiful book review, wonderful, we enjoyed thoroughly. Thank you so much. Yes, थैंक यू सो मच Sumit sir, एवरीवन फॉर लिसनिंग। please share your views, everyone, we have some time, we can share. यस पलक जी, थैंक यू फॉर दिस सेशन। और मोहित जी, बहुत मजा है आपके सेशन में, क्योंकि काफी सरल भाषा में आप समझाते हो, और थैंक यू सर। खास करके वो निपटाने वाला वर्ड मेरा फेवरेट बन गया अभी। Same तो, here, sir. तो वैसे कमल एंड वर्णिका आल्सो वेरी क्लोज टू मी। तो मिलेंगे अभी नेक्स्ट टाइम दिल्ली आएंगे तो। और दूसरी बात कि मैं गुजराती हूँ, और ऊपर से अभी साउथ में हूँ, ओके झोला के एरिया में। ओके। तो और शिव भक्त मैं तो हम गुजरात में है। बैठा हूँ, मैं इस टाइम गुजरात में बैठा हूँ। अच्छा, क्या बात है, बढ़िया। तो और शिव भक्त तो हम है पहले से, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। और ये जो शिवलिंग का बोल रहे थे ना, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जैसे सदगुरु जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है, वहाँ पे सूर्य कुंड है साउथ में, कोयम्बतूर के पास ईशा। तो सूर्य कुंड में 3 शिवलिंग है, चंद्र कुंड में 1 है। तो वो प्राण प्रतिष्ठा की है, मतलब उसमें एक वो साक्षात एनर्जी आ जाती है, और वहाँ पे आप स्नान करेंगे ना तो यू विल फील द। तो एक बार तो जरूर जाना चाहिए लाइफ में वहाँ पे, और एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। और ये जैसे बोला ना, एकता बहुत जरूरी है हम लोग में, तो वो काफ़ी मतलब प्रेजेंट सिनारियो को भी कोरिलेट कर रहा है। और जैसे अभी रिसेंट न्यूज़ भी आ रहा है, इधर से उधर से आईटी कंपनी ये वो, तो सबको पता ही है। So anyway, this review and session was very good। और मोहित जी, बहुत मजा आया आपसे, और पर्सनली भी मिलेंगे दिल्ली आएंगे तब। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव। श्योर सर, हर हर महादेव। Thank you, Ramit sir. Shweta ma'am, would you like to share? Yeah, hello everyone. Thank you, Palak, for the wonderful session. Thank you, Mohit for the wonderful way of story. Like your storytelling was very interesting. We enjoyed a lot. जैसा रोमित सर ने बताया सरल भाषा में, एंड सेम माय फेवरेट लाइन इज जैसे उसको निपटाया और टपकाया, इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। बहुत मजा आया आपकी स्टोरी सुनकर, और बिल्कुल लग रहा था जैसे हम छोटे में स्टोरी सुनते थे अपने फ्रेंड से। जैसे एट दैट टाइम देयर वाज मच नॉट मोबाइल फोन्स, और टीवी का भी उतना अट्रैक्शन नहीं था। देन वी यूज्ड टू गैदर टुगेदर, एंड एक पर्सन जो एक मूवी देख कर आया या कुछ ये बुक पढ़ के आया, तो वो सबको स्टोरी सुनाता था। तो बिल्कुल वैसा ही फ़ील आ रहा था कि आप उसको ऐसे ही रिसाइट कर रहे थे कि वो हमारे सामने हो रही है, मूवी जैसे। तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच मोहित जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। Wonderful, thank you ma'am. Pramila ji and Aradhana, would you like to share? मुझे भी बड़ा मजा आया। ऐसे हम इतने फॉर्मेलिटी के साथ अभी तक बुक रिव्यू सुन रहे थे, बट ये ऐसा लग रहा था कोई कहानी सुना रहा है। एंड वो बचपन में हम सुनते थे ना, शेर आया और उसने बोला वो, तो इट वाज लाइक दैट। थैंक यू सो मच मोहित जी, आपने बचपन की याद दिला दी, एंड रियली अच्छा लगा। अभी बुक पढ़ने का मन भी कर रहा है कि हाँ, कुछ अच्छी चीज बताई है, कुछ अच्छी बुक है हमारी हिस्ट्री के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you, Mohit sir. It was a very good book review.
ऑल्सो आई हेट मेडिवल हिस्ट्री, बट आपको सुनने के बाद थोड़ा इंटरेस्ट आ गया कि चोलास, राजेंद्र चोला वगैरह, तो लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत इजी और स्टोरी टेलिंग वे में बताया। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रत्ना जी। थैंक यू राधना, थैंक यू प्रमिला जी। रियली ये ऐसा हम ऐसे बुक रिव्यूज नहीं करते, हम ना प्रेजेंटेशन बना के फिक्शन और नॉन फिक्शन को एकदम वो करके हम बुक रिव्यूज करते हैं। एंड यू एक और है नुपुर करके, तो उन्होंने भी बुक रिव्यू का तरीका ही बदल दिया। शी डिड नॉट टेल द स्टोरी ओनली, शी जस्ट टोल्ड कि मैं बस थोड़ा ही बताऊंगी, रेस्ट यू रीड द बुक, एंड यू टोल्ड फुल स्टोरी। एंड सो दिस इज अनदर you could take it as signature कि मोहित जी का बुक रिव्यू टाइप है ये। तो बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, we enjoyed it and I hope you enjoy your time here मोहित जी। यस यस आ, यस श्योर। हम सबके साथ। और थैंक अब यू सो मच। मैं नॉन फिक्शन के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अब संडे को आइए और कम्युनिटी रीडिंग में हमारे साथ बुक रिव्यू कीजिए। जी 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 जी। यस, इट वाज फन। ऐसा लगता है सब लोग फन वाले ही हैं, कमल सर भी एकदम भयंकर फन। कल इतना बढ़िया भांगड़ा किया ना कमल सर और वर्णिका ने, मजा आ गया हमको। एक्चुअली मेरे क्या इलेक्शन ड्यूटी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, तो इसलिए। ओके, आप गुजरात में भी इलेक्शंस हो रहे हैं? हाँ, यहाँ उसके पंचायत के इलेक्शन है, तो पंचायत के इलेक्शन में लगा दिया हमें। सैड, सेम फीलिंग बट ओके। ओके, so beautiful book review once again, thank you so much Mohit ji, it was a pleasure, it was an honor to have you here and ऐसे ही बुक रिव्यू करते रहिए, ऐसे ही हमारे पास आते रहिए, बहुत अच्छा लगा। so yes, थैंक यू सो मच। thank you। तो शेर सिंह जी को, थैंक यू शेर सिंह जी का Yes, बाकी है ओपिनियन। बाय बोल दो। हाँ शेर सिंह जी, सर बोलिए। यस, हेलो लिटिल मोहित जी। मेरा था कि आज मैं सुनने वाले मूड में रहूंगा, बट थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली आई जॉइन लेट, लेकिन जो लास्ट में आपने बताया तो बहुत सिंपल। मैंने रूम में ना कहीं पढ़ा था कि जब तक हम समझेंगे नहीं, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो जब हम किसी चीज़ को बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ईजी रहता है। तो आई थिंक मुझे मतलब आप बहुत थोरो हैं सब्जेक्ट में, इसलिए आप इतना इजीली एक्सप्लेन कर पाए, और बहुत ही बढ़िया। हम भी शिव भक्त हैं एक्चुअली। लास्ट मंथ आई विजिटेड द बर्थ प्लेस ऑफ शंकराचार्य। इधर ही है, केरला में ही है। शंकराचार्य जी का जन्म यहीं हुआ था, केरला में, अलुवा डिस्ट्रिक्ट है। तो वहीं पे ही उनका है कि पूरा मठ भी है, और किस तरह से है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शेर। थैंक यू वेरी मच। बेटी आपकी बोल रही है, बोला पापा जल्दी चलो, अभी कैमरा बंद बेटा कर। बेटा, हाँ, उसको घुमाने का टाइम आ गया है। यस जी। यस, wonderful, thank you for your time, thank you शेर सर। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी पलक जी। All right. कल मिलते हैं सुबह 7 AM. Sorry, Richa ji is there. So yes, I have posted the announcement. जी। Thank you so much everyone.